क्योंकि साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण आप लोग को गवर्नमेंट के थ्रू एक योजना चलाई जा रही है, पढ़ाई टू हर द्वार योजना, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी लिए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस भी लिए जा रहे हैं। तो हमारे द्वारा भी वर्चुअल क्लास लिया जा रहा है फिजिक्स का, और राज्य स्तर पर भी बहुत सारे वर्चुअल क्लासेस लिए जा रहे हैं, जिसके कारण हम अभी वीडियो अपलोड करने में हमें थोड़ा लेट हो गया। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर से हमें अगला टॉपिक पढ़ना है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हमें इसी चैप्टर के आगे टॉपिक को पढ़ना है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब हमारे सीजी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं पढ़ाई टू हर द्वार योजना में जो वर्चुअल क्लासेस हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसे अटेंड करें। बहुत सारे उसमें आप वर्चुअल क्लासेस में अपने जो डाउट्स हैं वो खुद शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। और बहुत सारे वीडियोस हमारे cgschool.in में भी अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर्स। तो हमें पढ़ना है आज कार्बन प्रतिरोध या कार्बन रेसिस्टर्स। विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बहुत अधिक रेंज वाले प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसे हम कार्बन रेसिस्टर्स कहते हैं। इन कार्बन रेसिस्टर्स का मान ज्ञात करने के लिए हम कलर कोड का प्रयोग करते हैं। इसमें ये आकार में तो बहुत छोटा सा होता है और इसमें 4 बैंड अंकित होते हैं, कभी कभी इस पे 3 बैंड होते हैं। मतलब ये बैंड जो होते हैं वो वलयाकार वृत्तीय रूपों में रहते हैं। मतलब ये एक कार्बन रेसिस्टर छोटा सा डिवाइस है, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये एक कार्बन रेसिस्टर है। इस कार्बन रेसिस्टर पे 4 बैंड होते हैं। ये हमने एक बैंड लिया जिसे मैंने ए नाम से प्रदर्शित किया। दूसरा बैंड हो गया हमारे पास बी, तीसरा बैंड हो गया हमारे पास सी, और चौथा बैंड हो गया हमारे पास डी। कभी कभी ये चौथा बैंड जो होता है वो नहीं होता। तो इस तरह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा अपने घरों में कुछ छोटे छोटे डिवाइसों में, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो होती है, उसमें एक कलर वाले कार्बन रेसिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसमें कलरफुल बैंड होते हैं और उन कलर के माध्यम से ही हम उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक याद करने का जो तरीका है कि हम इसके कलर को कैसे याद रखें, कौन कौन से इसमें कलर होते हैं, तो उसके लिए याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको इस कार्बन रेसिस्टर्स में प्रयुक्त होने वाले कलर मालूम चल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स हैं या बोल्ड लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स ही कलर को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने एक सारणी बनाई है इसके कलर को प्रदर्शित करने के लिए या कार्बन रेसिस्टर के मान को ज्ञात करने के लिए। तो इनमें सबसे पहले मैंने लिया है सीरियल नंबर या क्रमांक, दूसरा है लेटर यानी कि अक्षर, तीसरा है कलर यानी कि रंग, डिजिट अंक, मल्टीप्लायर गुणांक, और टॉलरेंस त्रुटि सीमा। तो यहाँ पे देखिए हम सीरियल नंबर ले लेते हैं 1 पे हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, बी है, तो कैपिटल बी। इसका सेकंड ले लेते हैं हम, पहले सारे अल्फाबेट को हम पहले ले लेते हैं बी। तो ये हमारे पास हो गया बी, रॉय आर ओ वाई, बी रॉय। अब यहाँ पे देखिए ऑफ दोनों स्मॉल लेटर्स में, तो इसे हम छोड़ देंगे। ग्रेट में आपका जी बड़ा है,
तो 6th में हमारे पास आ गया G। ब्रिटेन में हमारा B बड़ा है, तो 7 में अपने पास आ गया B। 8 में अपने पास हैज, देखिए हैज भी आपके सारे स्मॉल लेटर्स है, वेरी में आपका V जो है वो कैपिटल है, तो 8 नंबर पे हमने ले लिया V को। सेम एज गुड वाइफ, तो गुड में G बड़ा है और वाइफ में W, तो यहाँ पे 8 9 हमने ले लिया 9 में G। 10 में हम ले लेते हैं वाइफ का W यानी कि जो कैपिटल लेटर है। उसके बाद हम 11 12 और 13 डैश डैश डैश, यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, ये चौथे बैंड का ऑप्शन है। तो चौथे बैंड के लिए देखिए B फॉर ब्लैक ब्राउन, ब्लैक मतलब काला, BLACK ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट मीन्स बैगनी, ग्रे स्लेटी, व्हाइट सफेद। तो इस तरह से हमने B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ में जितने कैपिटल लेटर्स है वो हमने लिखे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी और सफेद। बाकी के ये 3 कलर मैंने अभी आपको बताया टॉलरेंस के लिए है, त्रुटि सीमा के लिए है। त्रुटि सीमा में हमारे पास 3 कलर होते हैं। फर्स्ट होता है गोल्डन या फिर सुनहरा, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। तो इस तरह से गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर, तो गोल्डन में हमारे पास ये हो गया सुनहरा, ये चांदी और ये कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। अब हम इसके डिजिट की बात करते हैं, तो हम ब्लैक को शुरू करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद हम नहीं लेते, तो 0 to 9 तक हमें लेना है, व्हाइट तक ही, क्योंकि ये आपके टॉलरेंस में आ जाएगा, त्रुटि सीमा में आ जाता है। तो ब्लैक के लिए हमने लिया 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7 एंड ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए 9। अब हमें लिखना है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इट मींस डेसिमल मल्टीप्लायर है, ये दशमलव गुणांक है। तो दशमलव गुणांक में 10 टू दी पावर, जो हमने यहाँ पे डिजिट लिया है वही 10 के पावर में आएगा, 10 टू दी पावर 0। तो 10 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू हमें मालूम है, एक्सपोनेंट से हमने पढ़ा हुआ है, घातांक के नियम से कि अगर किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेम एज 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 and 10 to the power 9। ये हमारा अभी भी डैश, ये जो 3 कलर है ये हमारे इस कॉलम के लिए है। अब देखिए यदि हमारे कार्बन रेसिस्टर्स में 3 बैंड के अलावा चौथा बैंड भी हो, तो चौथा बैंड इन तीनों में से ही कोई एक होगा, या तो वो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा या दोनों में से कोई भी कलर नहीं होगा। मतलब चौथा बैंड जो होगा वो होगा ही नहीं, केवल 3 बैंड होंगे। यदि हमारे पास कार्बन रेसिस्टर में चौथा बैंड है और यदि वो गोल्डन है, सुनहरा है, तो उसके लिए टॉलरेंस जो होता है वो 5% लिया जाता है, 5%। यदि सिल्वर है, चौथा बैंड यदि हमारे पास चांदी है, सिल्वर है,
तो उसके लिए त्रुटि सीमा जो होती है वो 10% होता है। और यदि चौथा बैंड ही नहीं है तो वहां पे ये आपका 20% टॉलरेंस होता है। तो इस तरह से हमने कार्बन रेसिस्टर देखा। तो कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमें इन सारी चीजों का ज्ञात होना जरूरी है। ये सारी चीजों को ज्ञात करने के लिए बहुत ही कॉमन एक स्टेटमेंट है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ में जितने कैपिटल लेटर्स हैं उसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और सारे के हमने कोडिंग की हुई है। इन कोडिंग के बेस पे हम इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमने कार्बन रेसिस्टर लिया है, इसमें 4 बैंड है हमारे पास। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला बैंड ए है ये आपका येलो है, पीला कलर है। ये जो हमने सेकंड बैंड लिया है इस सेकंड बैंड को हम ले लेते हैं ग्रीन, हरा। थर्ड बैंड जो है हमारे पास इसे हम ले लेते हैं ब्राउन या रेड, रेड ले लेते हैं। और फोर्थ वाला जो है हम ले लेते हैं सिल्वर, चांदी, लाल, हरा और पीला। तो इस तरह से हमने एक कार्बन रेसिस्टर लिया है जो येलो, ग्रीन, रेड और सिल्वर 4 इसमें बैंड है हमारे पास। हमें इसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसके रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये जो स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं ये आपके अंक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 लेटर जो है हमारे पास ए बी। ए क्या है हमारे पास, येलो कलर है। येलो कलर के लिए डिजिट कितना है हमारे पास 4। तो हमने इसको जमा के लिखा है ए बी इंटू सी वाला जो है वो 10 के प्लायर को रिप्रेजेंट करता है, 10 के मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है सी वाला। और ये जो आपका डी है 10 टू द पावर n लिख लिया मैंने, जो भी है आपके पास सी का वैल्यू जो भी 0 टू लेके 9 तक। और ये जो डी है आपका ये टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है, प्लस डी कर दिया टॉलरेंस। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ए लिया है, ए की वैल्यू क्या है, येलो है। येलो के लिए हमारे पास डिजिट क्या है 4, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। बी का कलर हमारे पास है ग्रीन, ग्रीन के लिए हमारे पास डिजिट है कितना 5 इंटू सी। सी देखिए हमारे पास है रेड, रेड के लिए जो नंबर है वो कितना है 2, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 टू द पावर 2। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 टू द पावर 2 से। एंड प्लस माइनस डी का जो वैल्यू है वो क्या है, सिल्वर है, चांदी है। तो डी के लिए हमारे पास कितना है टॉलरेंस, त्रुटि सीमा कितनी है 10% है। तो इसे हमने लिख दिया 10%। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा 45 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस माइनस 10%। ये जो आपका आया है यही कार्बन रेसिस्टर का क्या है, प्रतिरोध है। कार्बन प्रतिरोध का मान जो है वो कितना आ गया 45 × 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%। इसे अगर ये 10 टू दी पावर अगर छोटा है, सपोज 3, 4, 5 होता तो हम उसे 3, 4, 5 ही लिखते, लेकिन अगर ये छोटा है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4500 इंटू प्लस माइनस 10%। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है। तो आपको इस तरह से 4 डिजिट अल्फाबेट दिए जाएंगे, 4 कलर दिए जाएंगे। 4 कलर अगर आपको दिए हैं तो आपको इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी से ही रिलेटेड है। अभी हमने 4 बैंड वाले एक कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध का मान निकाला है। अब हम एक ऐसे रेसिस्टर के बारे में देखेंगे जिसमें सिर्फ 3 ही बैंड हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमने कार्बन रेसिस्टर लिया है, इस पे हमारे पास एक बैंड हो गया ए, दूसरा बैंड है हमारे पास बी और तीसरा बैंड है हमारे पास सी। इसमें चौथा बैंड हमें दिया ही नहीं है।
मान लेते हैं हमारे पास जो बैंड ए है इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लू, नीला। सेकंड जो बैंड है हम उसका कलर ले लेते हैं ऑरेंज, और थर्ड जो बैंड है हम उसका कलर ले लेते हैं येलो। तो हमें इस कार्बन रेसिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरू के जो दो बैंड होते हैं ए बी, ये सार्थक अंक को यानी कि ये जो अंक दिए हुए हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 से लेके 9 तक रिप्रेजेंट हुआ है। थर्ड वाला जो है बैंड सी, ये डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, 10 के गुणक को रिप्रेजेंट करता है। और जो चौथा बैंड होता है डी, वो टॉलरेंस को या त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करता है। तो अगर हमारे पास चौथा बैंड है ही नहीं, हमारे पास डी ऑप्शन जो रहता है बैंड वो है ही नहीं, उस कंडीशन में हम उसे नो कलर मान के चलते हैं, मतलब वहां पे कोई भी कलर नहीं है, और उस कंडीशन पे जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा, 20% होता है। चलिए इसका निकालते हैं। तो ये हमें हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास जो बैंड ए है इसका कलर है हमारे पास ब्लू, तो ब्लू के लिए सार्थक अंक कितना है हमारे पास 6, हमने ले लिया इसका डिजिट कितना 6। सेम एज ऑरेंज, ऑरेंज के लिए हमारे पास कलर कितना है 3 है कलर कोड, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 इनटू सी जो है हमारे 10 के मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, और सी वाला क्या है हमारे पास येलो है, तो येलो का 10 टू द पावर कितना आ गया हमारे पास 4, तो इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर 4 एंड प्लस माइनस जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो है ही नहीं, तो नो कलर की कंडीशन पे जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा 20% होता है। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे कितना 20%। तो इस तरह से दिए गए कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का जो मान होगा वो 63 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस माइनस 20% है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप बना के देखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, शॉर्ट मार्किंग क्वेश्चंस है ये, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो इस तरह से अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है कार्बन कोड, कलर कोड, ये हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसे याद करना है तो इसे याद करने के लिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं वही कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इसमें 4 बैंड होते हैं। शुरू के जो 2 बैंड होते हैं वो सार्थक अंक को प्रदर्शित करते हैं, और जो तीसरा बैंड होता है वो दशमलव के गुणक को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, और जो चौथा बैंड होता है त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करता है। कभी कभी चौथा बैंड कार्बन प्रतिरोध पे होता ही नहीं है, उस कंडीशन पे हम उसे नो कलर के केस में मानते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सारी चीजें जो है फिजिक्स जो है हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। हम अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर का प्रयोग चाहे हम खाना बनाने के लिए करें या फिर
वाटर हीटर का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। जैसे कोई बल्ब जल रहा है, तो वो जब बल्ब जलता है तो जब हम उसके पास अपने हथेलियों को लेके जाते हैं तो हमें एक गर्माहट का अनुभव होता है। हमें लगता है कि बल्ब क्या हो गया है, गर्म हो गया है। इसी प्रकार जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो उस कंडीशन पे आयरन जब हम करते हैं तो जब हम अपने हाथों को वहाँ पे लेके जाए तो हमें लगता है कि बाहर में ऊष्मा निकल रही है, गर्माहट का हमें महसूस अनुभव होता है। इसी प्रकार हीटर भी है। हीटर का प्रयोग हम आग सेकने के लिए भी करते हैं। हमें लगता है कि उससे ऊष्मा जो है वो हमें मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग जब हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो है गर्म हो गई है। तो इसी तरह से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक जो होता है वो गर्म हो जाता है, और यह जो गर्माहट है जो हमें महसूस होता है यही ऊष्मा होती है। यही ऊष्मा के रूप में चालक से उत्सर्जित होती है। इसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या किसी विद्युतीय उपकरण से ऊष्मा का उत्सर्जन होना एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में उत्पादन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बल्ब जलता रहता है तो हम उसे पकड़ नहीं सकते अपने हाथों से, क्योंकि वो गर्म रहता है। सेम एज इलेक्ट्रॉनिक जो आयरन होते हैं वो भी क्या रहते हैं, गर्म होते हैं। जब हम उसका यूज करते रहते हैं तो वो चारों तरफ क्या रहता है, हमें गर्माहट महसूस होती है। तो कोई भी चालक हो, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, और यह जो प्रक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। साथ ही साथ हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी जानते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ होता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। इसे हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु ये जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन जो ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसे हम ऊष्मीय ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में हम रिवर्स नहीं कर सकते। और इसका कारण क्या है कि विद्युत धारा जो है वो ऊष्मीय प्रभाव क्यों प्रदर्शित करती है। तो इसके कारण के लिए हम समझते हैं कि जब किसी चालक को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किसी चालक में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। यानी कि उस चालक में विद्युत क्षेत्र जो होता है, एक विद्युत क्षेत्र जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर उत्पन्न हो जाता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लगातार चालक के अंदर धनायनों से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते हैं, और टकराने के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ये अपनी गतिज ऊर्जा उन धनायनों तथा इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिसके कारण धनायनों के जो कंपन के आयाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनके कंपन के आयाम बढ़ने के कारण इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, और इस तरह से ये जो ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में परिलक्षित होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है, इसका जो कारण है, इसका जो रीजन है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करना चाहूंगी, इसका जो कारण है, अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि विद्युत धारा जो है वो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण चालक में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एक विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है, तथा चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं, जिससे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चालक के अंदर धन आयनों से और अन्य इलेक्ट्रॉनों से क्या है, लगातार टकराते रहते हैं। बार बार टकराने के कारण ये अपनी जो गतिज ऊर्जा होती है
वो उन्हें दे देते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों को दे देते हैं, जिससे धनायनों के कंपन के जो आयाम होते हैं, एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो गतिज ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होती है और इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करके विद्युत बल्ब, विद्युत आयरन, हीटर, सोल्डिंग आयरन, टोस्टर, बहुत सारी डिवाइसेस जो होती है वो बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव का कारण। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। जब प्रकृति में जो है प्रकृति में ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये एक मूलभूत नियम है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो यह विभवांतर लगाने से चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा को पूरे परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत जिससे हम परिपथ में जिससे हम चालक के सिरों पे विभवांतर लगाते हैं, विद्युत स्रोत के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। जब किसी चालक के सिरों के मध्य हम विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत धारा को पूरे परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और यही जो कार्य है चालक में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक AB है, हमने एक चालक AB लिया है जिसका प्रतिरोध R, इसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर V और बहने वाली धारा क्या है, I है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये जो हमने चालक लिया है AB, इसके सिरों पे हमने विभवांतर लगाया है V, इस चालक का प्रतिरोध है R और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। तो हमें मालूम है आवेश Q बराबर I इंटू T, धारा गुणित समय, ये होता है हमारे पास। तथा विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हमें मालूम है V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। तो अगर हम W निकाले, किया गया कार्य निकाले, तो W इक्वल्स टू हमें मिलेगा Q इंटू V, और समीकरण 1 से Q बराबर क्या है हमारे पास, I इंटू T है। समीकरण 1 से Q बराबर I इंटू T रखने पर हमें मिलेगा W इक्वल्स टू Q के जगह पे हमने लिखा है I इंटू T इंटू आगे हमारे पास V। तो इस तरह से W इक्वल्स टू हमें मिल गया V I T। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से हमें मालूम है V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। इक्वेशन थर्ड में हम V का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो W इक्वल्स टू हमें मिलेगा
IR इंटू IT इक्वल्स टू हमें मिल गया ये I² RT। तो इस तरह से W इक्वल्स टू हमें मिल गया I² RT। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड, और यहां से ही हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट I इक्वल्स टू हमारे पास होगा V अपॉन R। इक्वेशन थर्ड में I की वैल्यू रख देते हैं, इस इक्वेशन थर्ड में हम I इक्वल्स टू V अपॉन R रखेंगे, तो ये हमें मिलेगा W इक्वल्स टू I के रेस्पेक्ट में हमने रखा है V अपॉन R, चूंकि I का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर और R का स्क्वायर R इंटू T, तो R और ये R क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। इस तरह से हमें मिलेगा W इक्वल्स टू V² T अपॉन R। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे 4। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में प्रदर्शित कार्य ही चालक में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में प्रदर्शित कार्य ही चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। इस तरह से ऊष्मा को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास VIT, ये इक्वल होगा हमारे पास I² RT के, और ये इक्वल होगा हमारे पास V² T अपॉन R के। ये जो आया है हमारे पास, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। जितने भी ऊष्मा के मान आए हैं हमारे पास VIT, I² IT, V² T अपॉन R, ये सारे जो हैं जूल में हैं। यदि ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाए, यदि ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाए, यदि हम ऊष्मा को कैलोरी में मेजर करते हैं तो ये हमें मिलेगा H इक्वल्स टू VIT अपॉन J, ये इक्वल होगा I² RT अपॉन J is also equals to V² T अपॉन RJ, जहां J को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 4.18 कैलोरी। तो इस तरह से ये जो आपका आया हुआ है ये आपका कैलोरी में मेजर है। तो ये है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा, हम इसे कह सकते हैं। ये हमने जूल में लिया है और इसे हमने कैलोरी में लिया है। अब हमें पढ़ना है विद्युत शक्ति के बारे में। इसके पहले
हम विद्युत शक्ति पढ़े। विद्युत शक्ति भी इसी से ही रिलेटेड है। किसी उपकरण द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो हमारे पास विद्युत उपकरण बहुत सारे होते हैं, तो किसी समय अंतराल में कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति मीन्स पावर। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति ये हमारा है, इसे हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू होता है हमारे पास W अपॉन T, और इसका जो मात्रक होता है W के लिए हम जूल का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम समय के लिए सेकंड का। यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा का व्यय हो रहा हो तो परिपथ की शक्ति जो होगी वो 1 वाट कहलाती है। इसका जो एसआई मात्रक होता है शक्ति का, एसआई मात्रक वाट या इसे हम बोलते हैं जूल पर सेकंड। तो इस तरह से हमने W की बहुत सारी वैल्यूज निकाले हैं। तो P इक्वल्स टू हमारे पास W का वैल्यू होता है VI T अपॉन P ले सकते हैं हम। इसके अलावा W की वैल्यू हमने निकाली थी I स्क्वायर RT अपॉन में हमने ले लिया T, और एक वैल्यू हमने निकाला है V स्क्वायर T अपॉन R, और लास्ट में हमारे पास क्या है? T है। तो यहाँ समझिए कि T और T कैंसिल हो गया, यहाँ पे T और T कैंसिल हुआ, यहाँ पे T और T कैंसिल। तो इस तरह से हमें P इक्वल्स टू मिलेगा VI which is equals to I square R is equals to V square upon R। तो ये जो हमारे पास आया है इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। यही विद्युत शक्ति का व्यंजक है। विद्युत शक्ति के अन्य भी मात्रक होते हैं हमारे पास, जैसे वाट तो ऐसा ही मात्रक हो गया, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। जब हम बड़े बड़े उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, बैटरी हो गई, तो जब हम अपने घरों में मोटर वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर या पंप वगैरह यूज करते हैं, वो HP में आता है। HP में हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक जो होते हैं वो है किलोवाट, किलोवाट शक्ति का मात्रक है, और ये होता है 1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट। इसी तरह से होता है मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट। इसी तरह से होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, 1 HP जो होता है 745.7 वाट के बराबर होता है। इसे हम लगभग बराबर मान लेते हैं 746 वाट के। सो 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 746 वाट। तो इस तरह से ये शक्ति के अन्य मात्रक हैं। ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का एक मात्रक होता है हमारे पास किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा। तो 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट यानी कि 10 की घात 3 वाट हो गया हमारे पास।
और 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। तो ये हमारा हो गया 36 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी है, और इसे हम लिख सकते हैं 10⁻² वाट सेकेंड, या हम इसे बोलते हैं जूल। तो ये हमारे पास आएगा 36 इंटू 10⁵ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये है आपका 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, कार्बन रेसिस्टर के बारे में पढ़ा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी, हम अभी वर्चुअल क्लासेस भी ले रहे हैं, तो आप cgschool.in पे लॉगिन करके सुबह 11 बजे हमारा वर्चुअल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे cgschool.in पे रजिस्टर्ड हैं उन बच्चों के लिए लिंक हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।